तो दोस्तों इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पर हमें हिज एंड हर कर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने को मिली थी जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई है और नेटफ्लिक्स पर अभी भी ट्रेंडिंग पर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर साल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हिज एंड हर्स एक आगामी अमेरिकी मिस्ट्री थ्रिलर लिमिटेड सीरीज है। ये एलिस फीनी के 2020 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 8 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है। ढालना मुख्य टेसा थॉम्सन अन्ना के रूप में, जॉन बर्नथल जासूस जैक हार्पर के रूप में, पाब्लो श्रेइबर रिचर्ड के रूप में, क्रिस्टल फॉक्स ने एलिस का किरदार निभाया है जो अन्ना की माँ है, सुनीता मणि प्रिया के रूप में, रेबेका रिटेनहाउस लेक्सी के रूप में, पुनरावर्ती हेलेन वांग के रूप में पॉपी लियू क्रिस बाउर ने क्लाइड डफी की भूमिका निभाई, जोई के रूप में मारिन आयरलैंड, जेमी टिस्डल राहेल के रूप में, इसाबेल कुस्मान ने किशोरी राहेल का किरदार निभाया, टिफनी हो किशोरी हेलेन के रूप में, क्रिस्टन मैक्सवेल ने किशोरी अन्ना का किरदार निभाया, लिया मेरिट ने किशोरी जो का किरदार निभाया, जिम प्रूस के रूप में माइक निव्स्की एस्ट्रिड रोटेनबेरी कैथरीन कैली के रूप में, एली रोज सॉयर ने मैग की भूमिका निभाई, डॉक्टर कैरल टर्नर के रूप में रोडा ग्रिफिस डेव माल्डोनाडो, एलिसन बॉल ने माँ केली का किरदार निभाया। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1 TB एविलियम। ओल्ड्रॉयड विलियम ओल्ड्रॉयड 8 जनवरी 2020 बात्स TBA टोरी सैमसन 8 जनवरी 2020 63 TB एविलियम ओल्ड्रॉयड 8 जनवरी 2020 64 TB एडी जॉनसन 8 जनवरी 2020 65 TBA टोरी सैमसन और विलियम ओल्ड्रॉयड 8 जनवरी 2020 66 TBA बिल डुबुक 8 जनवरी 2020 उत्पादन विकास 2020 में जेसिका चैस्टेन, क्रिस्टन कैंपो और एंडेवर कंटेंट ने एलिस फीनी के उपन्यास हिज एंड हर्स के टेलीविजन अधिकार हासिल कर लिए। बाद में यह नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट होने की खबर आई। डी जॉनसन शो रनर हैं, बिल डुबुक और विलियम ओल्ड्रॉयड लेखक और कार्यकारी निर्माता हैं। ओल्ड्रॉयड ने पहले एपिसोड का निर्देशन किया है। चैस्टेन और कैंपो कार्यकारी निर्माता हैं और 5th सीजन स्टूडियो है। ढलाई इस फिल्म में मुख्य भूमिका में टेसा थॉम्सन है, जिन्होंने कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई है। सितंबर 2024 में जॉन बर्नथेल, पाब्लो श्रेबर, क्रिस्टल फॉक्स, सुनीता मणि, रेबेका रिटेनहाउस, मरीन आयरलैंड, पॉपी लियू और क्रिस बाउर कलाकारों में शामिल हुए। अगले महीने रोडा ग्रिफिस और जेमी टिस्डेल सहित 10 नए कलाकार आवर्ती कलाकारों की सूची में शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग अटलांटा जॉर्जिया में 24 सितंबर 2024 से शुरू हुई और दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। 2021 में थॉम्सन ने स्टीव बुसेमी द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म द लिसनर का निर्माण पूरा किया। फिल्म में थॉम्सन की एकमात्र ऑन स्क्रीन भूमिका है और उन्होंने फिल्म के निर्माताओं में से एक के रूप में भी काम किया है। फिल्म में थॉम्सन ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो श्रोताओं से बात करने के लिए कॉल लेती है। द हॉलीवुड रिपोर्टर की लेस्ली फेलपेरिन ने लिखा, ये सरल, कम तकनीक वाली फिल्म मुख्य रूप से थॉम्सन के भावपूर्ण चेहरे पर केंद्रित है, क्योंकि वह संकट में फंसे 10 अलग अलग लोगों से मदद के लिए आने वाली कॉल सुनती है। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्मों थॉर, लव एंड थंडर 2022 और द मार्वल्स 2023 में वैल्कीरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। थॉम्सन ने स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल क्रीड 3 2023 में बियांका टेलर के रूप में भी अपनी भूमिका दोहराई। थॉम्सन ने अरूज आफ्ताब के 2024 एल्बम नाइट रेन के लीड सिंगल रात की रानी के म्यूजिक वीडियो के साथ निर्देशन में पदार्पण किया। उन्होंने निर्देशक निया डकोस्टा के साथ एक और अमेज़न प्राइम वीडियो प्रोजेक्ट में फिर से काम किया। इस बार उन्होंने हेनरिक इब्सन के नाटक हेडा गैबलर पर आधारित ड्रामा फिल्म हेडा में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म के निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में इसे सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। केट अर्बलैंड ने थॉम्सन की प्रशंसा करते हुए
उन्हें चुंबकीय और हर पल मंत्रमुग्ध कर देने वाली बताया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के जॉर्डन सीरल्स ने डकोस्टा और थॉमसन के सहयोग की प्रशंसा करते हुए लिखा, हेडा एक आनंददायक, सेक्सी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि थॉमसन एक स्टार हैं और डकोस्टा के पास अभी भी कई हुनर बाकी हैं। उनकी अनूठी कथा शैली को फिर से सुनना अच्छा लगता है। ये घोषणा की गई कि थॉमसन को गौथम फिल्म अवार्ड्स का 2025 स्पिरिट ट्रिब्यूट अवार्ड मिलेगा और उन्हें उत्कृष्ट मुख्य प्रदर्शन के लिए गौथम अवार्ड और मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। निजी जीवन। थॉमसन ने जून 2018 में नेटे पोर्टर को बताया कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित हैं और उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि हर किसी को वो स्वतंत्रता और समर्थन मिले जो मुझे अपने प्रियजनों से मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि वह और जेनेल मोनाए एक दूसरे से गहराई से प्यार करती हैं और इतनी करीब हैं कि वे एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर लोग हमारे रिश्ते के बारे में अटकलें लगाना चाहते हैं तो ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि उनका परिवार उनकी यौनिकता का समर्थन करता है और कहा कि अगर मैं किसी महिला या पुरुष को घर लाती हूं तो हमें इस बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नवंबर 2018 में उन्होंने बाद में द इंडिपेंडेंट को बताया कि वो केवल खुलकर बोल रही थी और उन्हें नहीं लगता कि अपनी पहचान का वर्णन करने के लिए द्विआधारी शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि उभयलिंगी शब्द। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके पास एक ऐसा परिवार है जहां आप जो चाहें बन सकते हैं, जबकि अन्य लोगों के पास वो समर्थन प्रणाली नहीं है और वे दूसरों को जिस तरह से प्यार करना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं उस तरह से प्यार नहीं कर सकते। फिल्मोग्राफी पतली, परतवर्ष शीर्षक, भूमिका नोट्स, संदर्भ 2006। जब कोई अजनबी फोन करे, लाल 2008। इसे करना ही होगा, दाना, मानव अनुबंध, वेट्रेस 2009। मिसिसिपी धिक्कार, है कारी पीटरसन। 2010 में थॉमसन ने टाइलर पेरी के स्टेज प्ले फॉर कलर्ड गर्ल्स के रूपांतरण में अभिनय किया जब उन्होंने फिल्म में कास्ट होने के लिए सीधे पेरी से संपर्क किया था। 2010 में ही उन्होंने ड्रामा सीरीज डेट्रॉइट 187 में एक जासूस की पत्नी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2012 में थॉमसन ने हॉरर सीरीज 666 पार्क एवेन्यू में गेविन डोरान की बेटी साशा के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने बीबीसी अमेरिका की पहली मूल सीरीज कॉपर में अभिनय किया। 2014-2019 सफलता और प्रशंसा। थॉमसन 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भाग लेते हुए 2014 में उन्होंने जस्टिन सिमियन की सनडांस पुरस्कार विजेता कॉमेडी फिल्म डियर वाइट पीपल में सैमंथा वाइट की भूमिका निभाई। इंडीवायर के एरिक कोहन ने उनकी मुख्य भूमिका की प्रशंसा करते हुए उन्हें अथक ऊर्जावान बताया। ये थॉमसन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई और इसके लिए उन्हें गौथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू परफॉर्मर मिला। उसी वर्ष थॉमसन ने एवा डुवर्ने की मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जीवनी पर आधारित फिल्म सेल्मा में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने रायान कुगलर की रॉकी स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल फिल्म क्रीड 2015 में माइकल बी जॉर्डन के साथ रोमांटिक मुख्य भूमिका निभाई। थॉमसन ने बियांका टेलर का किरदार निभाया, जो सुनने की क्षमता खो चुकी एक प्रतिभाशाली गायिका है और जॉर्डन द्वारा निभाए गए बॉक्सर से प्यार कर बैठती है। एनपीआर के क्रिस क्लाइमेक ने थॉमसन और जॉर्डन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए उन्हें शानदार बताया और उनके रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला प्रेम प्रसंग बताया। टाइम पत्रिका की स्टेफनी ज़चारेक ने भी इस बात से सहमति जताते हुए लिखा कि थॉमसन के साथ दृश्यों में एक प्यारा विनोदी गीतात्मकता है। उसी वर्ष उन्होंने नेट रूएस की लघु फिल्म द ग्रैंड रोमांटिक में अभिनय किया। पीटर डेब्रूज ने भी थॉमसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें ऐसी अति ऊर्जावान फिल्मों से उभरती हुई करिश्माई कलाकार बताया और कहा कि फिल्म ने उन्हें अभिनय की एक शांत, अधिक सूक्ष्म शैली का पता लगाने का मौका दिया। 2016 में उन्होंने HBO की साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज वेस्ट वर्ल्ड में बोर्ड डायरेक्टर शार्लोट हेल के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 2016 में ही थॉमसन ने सेकेंड स्टेज थिएटर में लीडिया आर डायमंड के नाटक स्मार्ट पीपल के ऑफ ब्रॉडवे मंचन में मर्शला अली, जोशुआ जैक्सन और एनी सोन के साथ अभिनय किया। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उन्होंने एक ऐसे किरदार के व्यंग्यात्मक अंदाज और गहरी असंतुष्टि को बखूबी निभाया है जो पेशेवर संतुष्टि और रोमांटिक संबंध दोनों चाहती है,
लेकिन इनमें से किसी को भी पाने के लिए अपनी पहचान से समझौता करने को तैयार नहीं है। अप्रैल 2016 में थॉमसन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सुपर हीरो फिल्म थॉर रैग्नारॉक में वैल्किरी के रूप में कास्ट किया गया था, जो 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने उनके चरित्र को व्यंग्यपूर्ण हान सोलो जैसी विद्रोही के रूप में वर्णित किया। थॉमसन 2018 में एमटीवी अवार्ड्स में जून 2017 में थॉमसन को बूट्स रिले द्वारा निर्देशित बेतुकी विज्ञान कथा कॉमेडी फिल्म सॉरी टू बॉदर यू में लेकिथ स्टैनफील्ड के विपरीत एक कलाकार और प्रेमिका की भूमिका में लिया गया था। ये फिल्म 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। उन्होंने एलेक्स गार्लैंड द्वारा निर्देशित विज्ञान कथा हॉरर फिल्म एनिहिलेशन में एक भौतिक विज्ञानी की भूमिका निभाई, जो 23 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी। थॉमसन ने नताली पोर्टमैन, जीना रॉड्रिगेज और ऑस्कर आइसाक के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने लिली जेम्स के साथ क्राइम ड्रामा लिटिल वुड्स 2018 में भी अभिनय किया, जो निर्देशक निया डाकोस्टा के साथ थॉमसन का पहला सहयोग था। थॉमसन ने फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। फिल्म का प्रीमियर ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। जॉन डेफोर ने विशेष रूप से उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह फिल्म टेसा थॉमसन के लिए एक बेहतरीन तनावपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न शैलियों में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल फिल्म क्रीड 2 में बियांका टेलर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो 21 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और जिसे सकारात्मक समीक्षाएं और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई मिली। थॉमसन एक गायिका गीतकार हैं, जिन्होंने पहले लॉस एंजलिस स्थित इंडी इलेक्ट्रो सोल समूह कॉट अ घोस्ट के साथ काम किया था। उन्होंने निर्माता मोजेस सुमनी के साथ कई गाने लिखकर और गाकर क्रीड और क्रीड 2 के साउंड ट्रैक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। थॉमसन ने सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम में वैल्किरी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो 26 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। उन्होंने मेन इन ब्लैक स्पिन ऑफ फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में एजेंट एम की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ क्रिस हेम्सवर्थ थे, जो थॉर रैग्नारॉक और एवेंजर्स एंड गेम में उनके सह कलाकार थे। ये फिल्म 14 जून 2019 को रिलीज हुई थी। 2019 में ही उन्होंने संगीतमय रोमांस फिल्म लेडी एंड द ट्रैम्प में लेडी को आवाज दी, जो 1955 की इसी नाम की फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण है। तो जैसा कि मैंने बताया, हिज एंड हर ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। उसी के साथ हमें नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी इसी टाइटल से देखने को मिली है। वो जो सीरीज है वो हमें तकरीबन 6 एपिसोडों के साथ देखने को मिली है। और बात कर ले इस एक तरह से सीरीज के पार्ट के बारे में, तो हमें अगर तकरीबन इसके सेक्शन 2 के बारे में अपडेट मिल रही है। सेक्शन 2 तो हमें कंफर्म देखने को मिलेगा। बाकी जब रिलीज़ होता है सेक्शन 2, आगे हमें देखने को मिल सकता है सेक्शन 3 भी। बाकी आगे मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको और बताता हूँ। थॉमसन ने 2020 में रिलीज हुई रहस्यमयी साइंस फाई पॉडकास्ट सीरीज द लेफ्ट राइट गेम का सह निर्माण किया और उसमें मुख्य भूमिका को आवाज दी। इस ऑडियो ड्रामा सीरीज में थॉमसन एक पत्रकार के रूप में नजर आती हैं, जो अलौकिक रोमांच करने वालों के एक समूह की कहानी का पीछा करती है। अमेज़न स्टूडियोज ने सीरीज के स्क्रीन राइट्स हासिल किए, जिसमें थॉमसन कार्यकारी निर्माता थीं। उसी वर्ष उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिल्वीज लव 2020 में मुख्य किरदार निभाया, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने थॉमसन की प्रशंसा करते हुए लिखा, यहां बेहतरीन फॉर्म में है। 50 के दशक की मैटिनी लीड के आकर्षण और शैली को दोहराने में कामयाब रही हैं, बिना उनके अभिनय को अतिरंजित महसूस कराए। वो स्क्रीन पर दमकती हैं, सहजता से हास्यपूर्ण से लेकर संवेदनशील और जोशीली भूमिका में बदल जाती हैं। एक ऐसी अभिनेत्री का काम जो खुद पर और अपने परिवेश पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया और उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। टेसा लिन थॉमसन एक अमेरिकी अभिनेत्री है। ब्लॉकबस्टर और स्वतंत्र ड्रामा दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली उनकी उपलब्धियों में 2 बाफ्टा पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। थॉमसन ने सांता मोनिका कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉस एंजलिस विमेंस शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत की,
जहां उन्होंने द टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट जैसे नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने हॉरर फिल्म व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स से फिल्मों में पदार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा मिसिसिपी डैम्ड और टाइलर पेरी की फॉर कलर्ड गर्ल्स में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। थॉमसन को कॉमेडी ड्रामा डियर वाइट पीपल और एवा डुवर्ने के ऐतिहासिक ड्रामा सेल्मा में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डायने नैश की भूमिका के लिए सराहना मिली। उन्होंने फ्रैंचाइज फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए मुख्यधारा में पहचान हासिल की, जिनमें स्पोर्ट्स ड्रामा क्रीड 2015, क्रीड 2 2018 और क्रीड 3 2023 में बियांका टेलर की भूमिका और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वैल्किरी की भूमिका शामिल है, जैसे कि थॉर रैग्नारॉक 2017 और थॉर लव एंड थंडर 2022। साथ ही मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019 में उनकी मुख्य भूमिका। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों सॉरी टू बॉदर यू 2018, लिटिल वुड्स 2018 और एनहिलेशन 2018 में अभिनय किया। पासिंग 2021 में हार्लेम पुनर्जागरण के दौरान रहने वाली एक अश्वेत महिला की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने हेड्डा 2025 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी वे कार्यकारी निर्माता भी थी। मंच पे उन्होंने लीडिया आर डायमंड के नाटक स्मार्ट पीपल के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अभिनय किया। टेलीविजन पर उन्होंने किशोर रहस्य श्रृंखला वेरोनिका मार्स, ऐतिहासिक ड्रामा श्रृंखला कॉपर और विज्ञान कथा श्रृंखला वेस्ट वर्ल्ड जैसे शो में आवर्ती भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सिल्वीज लव में मुख्य भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। थॉमसन का जन्म 3 अक्टूबर 1983 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था और उनका पालन पोषण लॉस एंजलिस और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के बीच हुआ। उनके पिता गायक गीतकार मार्क एंथनी थॉमसन अफ्रीकी पनामानियाई हैं और संगीत समूह चॉकलेट जीनियस इंक के संस्थापक हैं। उनकी मां को आधी मैक्सिकन आधी श्वेत बताया जाता है। उनकी छोटी सौतेली बहन जेला एक गायिका और गीतकार हैं। थॉमसन ने सैंटा मोनिका हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के छात्र निर्माण में हर्मिया की भूमिका निभाई और सैंटा मोनिका कॉलेज एसएमसी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने सांस्कृतिक मानव विज्ञान का अध्ययन किया। एसएमसी में रहते हुए उन्होंने लॉस एंजलिस महिला शेक्सपियर कंपनी LAWASC की लीसा वोल्पे के व्याख्यानों में भाग लिया। आजीविका 2002-2013 प्रारंभिक कार्य। थॉमसन 2014 में 46वें NAACP इमेज अवार्ड्स में 2002 में थॉमसन ने लॉस्की के द टेम्पेस्ट के निर्माण में एरियल की भूमिका निभाने वाले 3 अभिनेताओं में से एक के रूप में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की। 2003 में वो पैसाडिना कैलिफोर्निया में द थिएटर एट बॉस्टन कोर्ट के साथ रोमियो एंड जूलियट एंटेबेलम न्यू ऑरिलियंस 1836 में जूलियट के रूप में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें NAACP थिएटर अवार्ड नामांकन मिला। थॉमसन ने 2005 में CBS क्राइम ड्रामा सीरीज कोल्ड केस के एक एपिसोड में 1930 के दशक की एक लेस्बियन बूटलेगर की भूमिका में अपना पहला टेलीविजन अपीयरेंस दिया। उसी वर्ष उन्हें UPN/CW नियो नॉयर ड्रामा सीरीज वेरोनिका मार्स में जैकी कुक की भूमिका मिलने के बाद प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने दूसरे सीजन में एक नियमित कलाकार के रूप में अभिनय किया। 2006 में वो ABC मेडिकल ड्रामा सीरीज ग्रेज एनाटॉमी में दिखाई दी। थॉमसन की पहली फीचर फिल्म में उपस्थिति 2006 में हॉरर फिल्म व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स के रीमेक में स्कारलेट की भूमिका में थी। 2007 में वह CW के अल्पकालिक ड्रामा हिडन पाम्स की कास्ट का हिस्सा थीं, जिसमें उन्होंने निकी बार्न्स का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्हें 2008 में डांस फिल्म मेक इट हैपन में मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड के साथ देखा गया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लाइफ और प्राइवेट प्रैक्टिस में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और हीरोज के चौथे सीजन में दिखाई दी। फरवरी 2013 में उन्होंने NBC के ड्रामा पायलट आयरन साइड में
वर्जिल के रूप में सह अभिनय किया, जो 1967 की इसी नाम की श्रृंखला का रीबूट था। हालांकि रेटिंग और समीक्षाएं प्रतिकूल थीं और केवल 4 एपिसोड प्रसारित होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। अक्टूबर 2017 में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में श्रेबर को 2017 में स्टार सीरीज अमेरिकन गॉड्स में मैड स्वेनी के रूप में कास्ट किया गया था, जो नील गैमन द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। उनका किरदार एक स्वघोषित लेप्रेचॉन है जो इयन मैक्शन द्वारा अभिनीत मिस्टर वेडनेसडे का अनिच्छा से ऋणी है। सीजन 2 के अंत तक स्वेनी को याद आता है कि वह बुइल शुएबने है, जो डल नराइडी का राजा है, जिसे सेंट रोनान फिन के श्राप से पागल कर दिया गया है। श्रेबर सीजन 1 और 2 में दिखाई देते हैं और तीसरे और अंतिम सीजन में फ्लैशबैक में दिखाई देते हैं। सीरीज के दौरान उनका किरदार दर्शकों का पसंदीदा बन गया। अप्रैल 2019 में उन्हें हेलो लाइफ एक्शन सीरीज में मास्टर चीफ जॉन 117 के रूप में कास्ट किया गया, जो इसी नाम के वीडियो गेम फ्रेंचाइजी पर आधारित है। ये सीरीज 24 मार्च 2022 को पैरामाउंट प्लस द्वारा रिलीज की गई थी और इसे रॉटन टोमेटोज पर 71% के साथ अधिकतर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं। सीरीज में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए श्राइबर ने सुपर सोल्जर की भूमिका निभाने के लिए मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए एक ट्रेनर और एक शेफ के साथ काम किया। पैरामाउंट ने पुष्टि की कि सीरीज को सीजन 2 के लिए नवीनीकृत किया गया है, जिसमें श्राइबर मास्टर चीफ की मुख्य भूमिका को फिर से निभाएंगे। श्राइबर ने जीवनीपरक अपराध नाटक स्ट्रीमिंग टेलीविजन मिनी सीरीज कैंडी में एलन गोर की भूमिका निभाई, जिसमें जेसिका बील ने कैंडी मॉन्टगोमरी का किरदार निभाया था। यह सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे कैंडी मॉन्टगोमरी पर 1980 में टेक्सास में अपनी पड़ोसी बेट्टी गोर की कुल्हाड़ी से हत्या का आरोप लगाया गया था। श्रृंखला का प्रीमियर 9 मई 2022 को हुआ था और अंतिम एपिसोड 13 मई 2022 को प्रसारित हुए थे। पतली परत श्रेबर की पहली फिल्म 2001 की अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी फिल्म बबल बॉय में एक छोटी भूमिका थी। वो 2004 की फिल्म द मंचूरियन कैंडिडेट में दिखाई दिए, जिसमें उनके सौतेले भाई लिव श्रेबर ने अभिनय किया था। उन्होंने लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन 2005, विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना 2008, नाइट्स इन रोडेन्थे 2008 और हैप्पी थैंक यू मोर प्लीज 2010 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2016 में उन्होंने अमेरिकी जीवनी परक युद्ध फिल्म 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी में जॉन क्रासिंस्की और जेम्स बैजडेल के साथ क्रिस टेंटो पारोंटो जीआरएस टीम के सदस्य और पूर्व अमेरिकी सेना रेंजर के रूप में सह अभिनय किया। फिल्म का निर्देशन और सह निर्माण माइकल बे ने किया था। इसे चक होगन ने लिखा था और यह मिशेल जुकोव की 2014 की इसी नाम की पुस्तक पर आधारित है। 2018 में उन्होंने जेरार्ड बटलर के साथ अमेरिकी एक्शन फिल्म डेन ऑफ थीव्स में अभिनय किया। उन्होंने रे मेरीमैन का किरदार निभाया, जो एक मार्सॉक मरीन वेटरन है और गिरोह का नेता और योजनाकार है, और उन लुटेरों में से एक है जो डाउनटाउन लॉस एंजलिस के फेडरल रिजर्व बैंक को लूटने के लिए निकलते हैं। श्रेबर ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए व्यापक सैन्य प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कहा, हथियारों के प्रशिक्षण के साथ हमने शूटिंग शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले व्यापक सैन्य गतिविधि, टीम गतिविधि, हथियार प्रशिक्षण बूट कैंप किया। उसी वर्ष उन्होंने ड्वेन जॉनसन के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म स्काई स्क्रैपर में सह अभिनय किया। उन्होंने जीवनी परक ड्रामा फर्स्ट मैन में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिम लेवेल की भूमिका निभाई, जो 2018 में ही रिलीज हुई थी। श्रेबर ने 2021 की ड्रामा फिल्म लोरेली में जेना मलोन के साथ अभिनय किया। इसे आलोचकों से अधिकतर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रॉजरइबर्ट.com के ब्रायन टेलरिको ने श्रेबर के बारे में कहा, श्रेबर अपने विशाल कद का दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, लेकिन साथ ही साथ वे खुद को आकर्षक रूप से कमजोर भी दिखाते हैं। उनमें उल्लेखनीय प्रतिभा है। थिएटर। श्रेबर के रंगमंच के कार्यों में ब्रॉडवे और ऑफ ब्रॉडवे दोनों नाटक शामिल हैं। 2006 में उन्होंने ब्रॉडवे नाटक अवेक एंड सिंग में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने 2008 के ब्रॉडवे नाटक
रीजन्स टू बी प्रिटी में पाइपर पैराबो और एलिसन पिल के साथ भी अभिनय किया। उस भूमिका के लिए उन्होंने 2009 का ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता। उन्होंने 2009 के नाटक डिजायर अंडर द एल्म्स में कार्ला गुगिनो की एबी के विपरीत एबन की भूमिका निभाई। 2011 में श्रेबर ने सेकेंड स्टेज थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे नाटक ग्रूसम प्लेग्राउंड इंजरीज में अभिनय किया। निजी जीवन: श्रेबर ने 2007 में योग शिक्षिका जेसिका मॉन्टी से शादी की। उन्होंने 2014 में अपूरणीय मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। उनके 2 बेटे हैं जिनका जन्म 2009 और 2012 में हुआ था। फिल्मोग्राफी पडली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2001, बबल बॉय टॉड 2003, मडगे बॉय ब्रेंट 2004, मंचुरियाई उम्मीदवार, एडी इंग्राम 2004, आत्महत्या का निमंत्रण का जिमियर्स, काज मालिक 2005, डॉगटाउन का स्वामी स्टेसिक 2000 से, जिमी ब्लू सर्व कुंचील घू फिल्म 2008, प्रतिदान ब्रूस्टर 2008, विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना बेन 2008, रोडेंथे मेराते चार्ली टोरेलसन 2008, पसंदीदा बेटा डेविड पैक्स्टन सह निर्माता भी 2009, ऊपर की ओर टूटना टर्नर 2009, टेल कथा बर्नार्ड कोचियस 2010, हैप्पी थैंक यू मोर प्लीज चार्ली 2012, निष्ठा लेफ्टिनेंट एलेक चेम्बर्स 2014, संरक्षण शॉन नियरी 2014, फोर्ट ब्लिस स्टाफ सार्जेंट डोनोवन। पाब्लो टेल श्रेबर एक कनाडाई और अमेरिकी अभिनेता है। वे अपने मंच अभिनय और द वायर 2003-2008 में निक सोबोटका, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट 2013-2014 में विलियम लुइस, स्टार्स श्रृंखला अमेरिकन गॉड्स 2017-2021 में मैट स्वेनी और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक 2013-2017 में जॉर्ज पॉनस्टैश मेंडेस की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ड्रामा श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी नामांकन प्राप्त हुआ था। उन्होंने पैरामाउंट प्लस की लाइव एक्शन श्रृंखला हेलो 2022-2024 में मास्टर चीफ की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित है। उनकी फिल्मों में बबल बॉय, द मंचूरियन कैंडिडेट, लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन, विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना, नाइट्स इन रोडेंथे, एलिजेंस और प्रिजर्वेशन जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं शामिल है। उन्होंने माइकल बे द्वारा निर्देशित 2016 की युद्ध फिल्म 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी में सह-अभिनय किया। 2018 में उन्होंने जेरार्ड बटलर के साथ एक्शन फिल्म डेन ऑफ थीव्स और ड्वेन जॉनसन के साथ स्काई स्क्रैपर में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने जेना मलोन के साथ ड्रामा फिल्म लोरेली में अभिनय किया। वे अपने नाटकीय मंचन के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें ब्रॉडवे पर अवेक एंड सिंग में उनका अभिनय शामिल है, जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2008 में उन्होंने रीजन्स टू बी प्रिटी में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2009 में नाटक में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता का ड्रामा डेस्क पुरस्कार मिला। उन्होंने ब्रेट ईस्टन एलिस की अमेरिकन साइको के ऑडियो बुक संस्करण का वर्णन किया है। प्रारंभिक जीवन। हेलो, टेलीविजन श्रृंखला का विकास 2013 के मध्य में शुरू हुआ। किलन और केन श्रृंखला के पहले सीजन के शो रनर है, जिसमें 9 एपिसोड हैं। फिल्मांकन अक्टूबर 2019 में ओंटारियो कनाडा में शुरू हुआ। हालांकि पहले 5 एपिसोड के पोस्ट प्रोडक्शन पर कोविड-19 महामारी के कारण असर पड़ा। फिल्मांकन अंततः फरवरी 2021 में बुडापेस्ट, हंगरी में फिर से शुरू हुआ। फरवरी 2022 में इसके प्रीमियर से पहले श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका निर्देशन और कार्यकारी निर्माण डेविड विनर द्वारा किया जाना था। दूसरे सीजन का फिल्मांकन सितंबर 2022 में शुरू हुआ और मई 2023 में समाप्त हुआ। हेलो का पहला सीजन 20 मार्च 2022 को प्रसारित हुआ।
और 19 मई तक चला। आलोचकों ने इसकी समीक्षा में इसे अधिकतर सकारात्मक पाया। इसके एक्शन दृश्यों, कलाकारों और दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसकी मूल कहानी और मूल सामग्री में किए गए बदलावों की आलोचना की गई। दूसरा सीजन 8 फरवरी 2024 को प्रसारित हुआ और 21 मार्च तक 8 एपिसोड तक चला। आलोचकों ने इसकी भी सकारात्मक समीक्षा की और इसे पिछले सीजन से बेहतर बताया। जुलाई 2024 में 2 सीजन के बाद इस सीरीज को रद्द कर दिया गया। आधार हेलो की कहानी 26वीं शताब्दी में घटित होती है और इसमें मानवता और कोवेनेंट नामक एक शक्तिशाली एलियन गठबंधन के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। कहानी स्पार्टन 2 कार्यक्रम के एक सुपर सैनिक, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जॉन 1117 और वीडियो गेम श्रृंखला के कई अन्य प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। कार्यकारी निर्माता कीकी वुल्फकिल ने खुलासा किया कि यह श्रृंखला एक स्वतंत्र कहानी है जो अपनी सिल्वर टाइमलाइन के भीतर घटित होती है, जो ट्रांसमीडिया फ्रेंचाइजी के मूल कैनन और लॉर से अलग और प्रेरित है, न कि निरंतरता, रूपांतरण, प्रीक्वल या सीक्वल। उन्होंने बताया कि वे हेलो के दोनों कैनन को अपने अपने मीडिया के अनुरूप विकसित होने का मौका देना चाहते थे। कलाकार और पात्रया भी देखें। हेलो पात्रों की सूची मुख्य: पाब्लो श्रेबर मास्टर चीफ, पेटी ऑफिसर जॉन 117 के रूप में, एक विशालकाय आनुवंशिक रूप से इंजीनियर स्पार्टन सुपर सैनिक और सिल्वर टीम के नेता। लोगन शियर ने किशोर जॉन का किरदार निभाया है। कैस्पर नॉफ ने बाल कलाकार जॉन का किरदार निभाया है। शबाना आजमी एडमिरल मार्गरेट परंगोस्की की भूमिका में है, जो नौसेना खुफिया कार्यालय ONI की कमांडर इन चीफ हैं। नताशा कुलजैक सिल्वर टीम की एक स्पार्टन सदस्य रिज 08 के रूप में। ऑलिव ग्रे कमांडर मिरांडा कीज के रूप में, एक UNSC संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कमान अधिकारी और वैज्ञानिक, और जैकब कीज और कैथरीन हेल्सी की बेटी। येरिनहा ने क्वानहा की भूमिका निभाई है, जो मैड्रिगल ग्रह की बाहरी कॉलोनी की एक विद्रोही किशोरी और जिनहा की बेटी है। वन्नाक 134 के रूप में बेंटले कालू सिल्वर टीम का एक स्पार्टन सदस्य। केट कैनेडी सिल्वर टीम की स्पार्टन सदस्य काई 125 के रूप में। चार्ली मर्फी मेकी के रूप में वाचा का एक मानवद्वेषी सदस्य, जिसे पदानुक्रम द्वारा धन्य व्यक्ति के रूप में उठाया गया था। जैजी हेर्स्ट ने युवा मेकी का किरदार निभाया है। डैनी सपानी कैप्टन जैकब कीज के रूप में, एक अनुभवी UNSC अधिकारी और मिरांडा कीज के पिता। जेन टेलर और क्रिस्टीना बेनिंगटन सीजन 2 कॉर्टाना के रूप में, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संरचना जो डॉक्टर हेल्सी के मस्तिष्क पर आधारित है और मास्टर चीफ के मस्तिष्क में उसके निर्णयों को प्रभावित करने के साधन के रूप में प्रत्यारोपित की गई है। टेलर हेलो वीडियो गेम श्रृंखला से अपनी आवाज की भूमिका को दोहराती हैं और पहले सीजन में चरित्र के लिए मोशन कैप्चर भी प्रदान करती हैं, जबकि बेनिंगटन दूसरे सीजन में शारीरिक रूप से चरित्र को चित्रित करती हैं। बोकीम वुडबाइन ने सोरेन 066 की भूमिका निभाई है, जो एक स्पार्टन भगोड़ा था और बाद में रबल नामक समुद्री डाकू बन गया। जूड कुडजो ने किशोर सोरेन का किरदार निभाया है। नताशा मैकेलहॉन ने डॉक्टर कैथरीन एलिजाबेथ हेल्सी की भूमिका निभाई है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल की एक वैज्ञानिक, स्पार्टन 2 कार्यक्रम की निर्माता और मिरांडा कीज की मां है। मैकेलहॉन ने हेल्सी के 2 फ्लैश क्लोन का किरदार भी निभाया है। जोसेफ मॉर्गन कर्नल जेम्स एकरसन सीजन 2 के रूप में, एक दुर्जय खुफिया ऑपरेटिव जिसने अपना करियर UNSC के गुप्त नौसेना खुफिया कार्यालय में रैंकों पर चढ़ते हुए बिताया है। फियोना ओ शॉग्नेसी लायरा के रूप में सीजन 2 अतिथि सीजन 1 सोरेन की पत्नी। क्रिस्टीना रोडलो तालिया पेरेज सीजन 2 के रूप में, एक कॉर्पोरल जो बाद में स्पार्टन 3 कार्यक्रम में शामिल होने से पहले UNSC मरीन कॉर्प्स संचार इकाई के लिए भाषा विज्ञान में विशेषज्ञता रखती है। विक्टर एकेरब्लोम ने आर्बिटर वार गातानाई सीजन 2 की भूमिका निभाई, जो एक उच्च पदस्थ एलीट है और रीच पर कोवेनेंट के आक्रमण का नेतृत्व करता है। एकेरब्लोम ने इस किरदार के लिए आवाज भी दी है और मोशन कैप्चर भी किया है। टाइलन बेली केस्लर के रूप में सीजन 2 अतिथि सीजन 1 सोरेन का बेटा। हैरी लॉयड द मॉनिटर
एक फोररनर, एआई कंस्ट्रक्ट और हेलो के केयर टेकर को आवाज देते हैं। एरिडानस 2 मिशन की बची हुई यूएनएससी सेना रीच लौट आती है। यूएनएससी मेकी को अपनी हिरासत में ले लेती है। हालांकि वो दावा करती है कि वो कवेनेंट की कैदी थी। यूएनएससी उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि कवेनेंट मानव कैदियों को रखने के लिए नहीं जाने जाते। जब जॉन मेकी से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उन दोनों को फोर रनर टेक्निक को सक्रिय करने की क्षमता का आशीर्वाद प्राप्त है। मेकी कहती है कि दूसरे कीस्टोन का संभावित स्थान एस्पेरो तारामंडल में स्थित कवेनेंट का एक पवित्र ग्रह है, जिसका नाम रास खोत्स्का है। जॉन और काई के भावनात्मक दमनकर्ताओं को हटाने के बाद उनके व्यवहार के कारण परंगोस्की हेल्सी की जगह मिरांडा को सभी चल रहे ओनी प्रोजेक्ट्स का नेता बना देता है। जॉन हेल्सी का सामना करता है और स्पार्टन 2 कार्यक्रम की असली उत्पत्ति का पता लगाता है। बच्चों का अपहरण और उन्हें सुपर सैनिकों के रूप में भर्ती करना, संदेह को दूर करने के लिए उन्हें लाइलाज बीमारी से ग्रसित फ्लैश क्लोन से बदलना और उन्हें विकृति या मृत्यु के जोखिम के साथ संवर्धन के अधीन करना। जॉन ये बात ठीक हो रहे काई के साथ साझा करता है। जब जॉन स्वास्थ्य पर इसके संभावित दुष्प्रभावों की चेतावनियों के बावजूद मैड्रिगल कीस्टोन का एक बार फिर परीक्षण करता है, तो उसे और मेकी को एक साथ अतालता और दौरे पड़ते हैं। साथ ही वे एक साथ हेलो रिंग वर्ल्ड पर होने का एक दृश्य भी देखते हैं। विरासत, जेसिका लोरिस स्टीवन केन। 5 मई 2022, सोरेन रबल लौटकर यूएनएससी के खिलाफ अंतरिक्ष डकैती में शामिल हो जाता है। वहीं क्वान अपने परिवार के असली उद्देश्य के बारे में जानने की उम्मीद में रहस्यमय खानाबदोशों की एक एकांत जनजाति का पता लगाने के लिए मैड्रिगल के रेगिस्तान में निकल पड़ती है। रहस्यवादी बताते हैं कि जब क्वान के पूर्वज मैड्रिगल पर बसे थे, तो उन्हें एक फोररनर एआई द्वारा ग्रह पर कहीं स्थित एक फोररनर पोर्टल की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। एक दिव्य दृष्टि के माध्यम से क्वान अपने पिता की चौकी पर वापस आती है, जहां सोरेन उससे मिलता है, जो जॉन से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए वापस आया। यूएनएससी को यह समझाने में सफल हो जाता है कि मेकी को मिरांडा की देखरेख में कीस्टोन का परीक्षण करने दिया जाए। जॉन और मेकी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। जॉन की दयालुता और अपने जैसी समानता को देखते हुए मेकी अपनी वफादारी पर पुनर्विचार करने लगती है। हेल्सी दूरस्थ प्रोटोकॉल शुरू करती है, जिससे यूएनएससी बेस के भीतर सभी संचार व्यवस्था ठप हो जाती है और वो स्पार्टन रिज और वन्नक को अपने सीधे नियंत्रण में ले लेती है। उन्हें जॉन, मेकी और कीस्टोन को पकड़ने का आदेश देती है। कॉर्टाना आखिरी क्षण में जॉन को चेतावनी देने का विकल्प चुनती है। रिज और वन्नक काई को पकड़ लेते हैं और जॉन से लड़ने का प्रयास करते हैं, और मिरांडा को यूएनएससी कोरवेट पर हमले का नेतृत्व कर रही मेकी के प्रसारण का पता चलता है। यूएनएससी सैनिकों द्वारा उसे काबू में करने और टेजर से झटका देने के बाद, जिससे उसकी जवानी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो वाचा के प्रति अपनी वफादारी की पुष्टि करती है, खुद को मुक्त करती है और कीस्टोन को छूती है, जिससे यूएनएससी बेस में बिजली की लहरें दौड़ जाती हैं और फिर एक अन्य साझा दृष्टि के माध्यम से जॉन को अलविदा कहती है। अतिशयता, जोनाथन लिबेसमैन स्टीवन केन। 19 मई 2022, मेकी के रीच से भाग निकलने के बाद सिल्वर टीम एक गतिरोध में फंस जाती है, जो तब सुलझता है जब कैप्टन कीज आते हैं और वन्नक और रिज को स्पार्टन 2 कार्यक्रम के बारे में सच्चाई बताते हैं। काई हेल्सी को पकड़ने में मदद करता है, लेकिन मिरांडा को पता चलता है कि पकड़ी गई हेल्सी वास्तव में असली हेल्सी का एक फ्लैश क्लोन थी, जो चुपके से रीच से भाग निकली थी। कोर्टाना की मदद से जॉन रास खोत्स्का के स्थान का पता लगाता है और सिल्वर टीम को फोररनर कीस्टोन को पुनः प्राप्त करने के मिशन पर वहां ले जाता है। रास खोत्स्का पर सिल्वर टीम कवेनेंट बलों से भिड़ती है। जब जॉन घिर जाता है, तो मेकी जॉन को बचाने के लिए संयुक्त कीस्टोन को सक्रिय करके एक विस्फोट करता है, जिससे हेलो तक ले जाने वाला एक तारा मानचित्र बनता है और अनजाने में जॉन को स्थिर अवस्था में डाल देता है। जब जॉन एक अन्य साझा दृष्टि का उपयोग करके मेकी से बात करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, तो काई मेकी को गोली मारकर जॉन को उसकी बेहोशी से मुक्त कर देता है।
जिससे हेलो का स्थान दिखाने से पहले ही कीस्टोन बंद हो जाता है। जॉन को जानलेवा चोट लगने के बाद कॉर्टाना जॉन का नियंत्रण अपने हाथ में ले ली है, सिल्वर टीम को बचाती है और उनके साथ साथ दोनों कीस्टोन लेकर भाग जाती है। जाते समय काई जॉन से पूछती है कि क्या हेलमेट के पीछे सचमुच वही है, लेकिन जॉन केवल उसकी ओर देखता है बिना कुछ बोले। कोवेनेंट ने मैड्रिगल ग्रह पर एक विद्रोही चौकी पर हमला किया, जिसमें एक किशोरी क्वानहा को छोड़कर सभी का नरसंहार कर दिया गया। इसके बाद मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जॉन 117 के नेतृत्व में स्पार्टन 2 यूनिट सिल्वर टीम ने हस्तक्षेप किया। पास की एक गुफा प्रणाली में जॉन को एक 4 रनर कीस्टोन मिला, जिसे उसने अपने स्पर्श से ग्रहण किया। यह कीस्टोन रहस्यमय प्रतीकों को प्रदर्शित करते हुए उसकी बचपन की कुछ सीलबंद यादों को खोल देता है। कोवेनेंट का एक जीवित एलीट सदस्य इसे देखता है और कोवेनेंट की राजधानी हाई चैरिटी में स्थित प्रॉफिट ऑफ मर्सी को इसकी सूचना देता है। रीच पर डॉक्टर कैथरीन हेल्सी का ओएनआई एडमिरल परंगोस्की के साथ कॉर्टाना पर अपने काम को लेकर टकराव होता है। कॉर्टाना एक नए प्रकार की एआई है जो हेल्सी के अपने मस्तिष्क पैटर्न पर आधारित है। क्वान द्वारा यूएनएससी के साथ सहयोग करने से इनकार करने के बाद जॉन को उसे मारने का आदेश दिया जाता है। वो आदेश की अवहेलना करता है और विद्रोह करता है। जब क्वान उसे अपनी राइफल से धमकाती है तो वो अपना बख्तरबंद हेलमेट उतारकर क्वान का विश्वास जीत लेता है। यूएनएससी कैप्टन जेकब कीस जॉन को हिरासत में लेने का आदेश देते हैं। जॉन ने फिर से कीस्टोन को छुआ, जिससे बेस की बिजली गुल हो गई और उसके जहाज की बिजली बहाल हो गई, जिससे उसे और क्वान को भागने का मौका मिल गया। इस दौरान जॉन को पता चला कि उसने बचपन में कीस्टोन का चित्र बनाया था, जिससे संकेत मिलता है कि उसका इससे कोई पुराना संबंध है। असीमित। ओटो बाथर्स्ट, काइल किलेन और स्टीवन केन। 31 मार्च 2022। एक बीते हुए दृश्य में युवा जॉन अपने साथी स्पार्टन सोरेन को भागते हुए पकड़ लेता है और उसे भागने देता है। वर्तमान में जॉन क्वान और कीस्टोन को रबल ले जाता है, जो टूटे हुए क्षुद्र ग्रहों की एक श्रृंखला से बना एक विद्रोही अड्डा है। वहां वे सोरेन से फिर से मिलते हैं, जो अब एक विद्रोही नेता है। रीच पर जॉन के कार्यों को लेकर हेल्सी की जांच की जाती है, लेकिन वह समस्या का समाधान करने का वादा करती है। कैप्टन कीज जॉन, कीस्टोन और क्वान को वापस लाने के लिए सिल्वर टीम को भेजते हैं। हाई चैरिटी पे मैड्रिगल से बचे हुए एलीट पैगंबरों और उनकी शिष्या मैक्की नामक एक इंसान को बताते हैं कि जॉन ने अवशेष को सक्रिय कर दिया था। दया के पैगंबर की हिचकिचाहट के बावजूद मैक्की जोर देती है कि वो कीस्टोन को खुद प्राप्त कर सकती है। रबल पर वापस सोरेन जॉन का परिचय रेत से कराता है, जो एक विक्षिप्त साधु है जिसे कभी वाचा द्वारा बंदी बनाया गया था। रेत जॉन को कीस्टोन को सक्रिय करने की अपनी क्षमता बताने के लिए मजबूर करता है और संकेत देता है कि इससे एक अद्वितीय विनाशकारी शक्ति वाले अलौकिक महाहथियार का निर्माण होता है। इस अनुभव से विचलित होकर जॉन क्वान को सोरेन के साथ छोड़कर सिल्वर टीम के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। हेल्सी उसे सांत्वना देती है और उसके लिए एक नई शुरुआत का वादा करती है। रॉयल रेन, काइल किलेन और स्टीवन केन। 7 अप्रैल 2022। एक फ्लैशबैक में युवा मैक्की को कवनेंट द्वारा यातना से अनजाने में बचाया जाता है, जिसका 4 रनर उपकरण उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। वर्तमान में मैक्की मैड्रिगल कीस्टोन का पता लगाने के प्रयास में एक यूएनएससी कॉर्वेट पर छापे का नेतृत्व करती है। जहाज का डेटा मिटा दिए जाने के बाद मैक्की मैड्रिगल जाती है जहां मूल रूप से कीस्टोन की खोज की गई थी। वो अपने आदेशों के संदेश पीछे छोड़ जाती है। रबल पर क्वान सोरेन को ड्यूटेरियम के भुगतान के बदले में उसे मैड्रिगल ले जाने के लिए मना लेती है, ताकि वो अपने पिता के प्रति वफादार विद्रोहियों से मिल सके। रीच पर परंगोस्की मिरांडा कीज को हेल्सी की पीठ पीछे कीस्टोन का अध्ययन करने का आदेश देता है। हेल्सी कॉर्टाना बनाने की प्रक्रिया पूरी करती है। इस प्रक्रिया में खुद के एक जीवित क्लोन का उपयोग करके उसे मार देती है और एक न्यूरल इम्प्लांट के माध्यम से एआई को जॉन के मस्तिष्क में स्थापित करती है। हेल्सी के निर्देशों का पालन करते हुए
कॉर्टाना जॉन को उसकी भावनाओं को दबाने वाली गोली निकालने में मदद करती है। रीच ग्रह के कुछ शहरी इलाकों का भ्रमण करने के बाद जॉन अपने अड्डे पर लौटता है और फिर से कीस्टोन को छूता है, जहां उसे अपने माता पिता, अपने पुराने घर और मैड्रिगल कीस्टोन तथा एक पूरक कीस्टोन के चित्रों की यादें आती हैं, ये मानते हुए कि दूसरा कीस्टोन उसके ग्रह एरिडानस 2 पर स्थित है। जॉन और हेल्सी जांच करने के लिए वहां जाते हैं। घर वापसी। रोयल रेंजस्टिन जूल गिल्मर और स्टीवन केन। 14 अप्रैल 2022 रीच पर काई 125 अपनी भावनात्मक दमनकारी गोली निकाल देती है और मिरांडा को मैड्रिगल कीस्टोन का विश्लेषण करने में मदद करती है। काई और मिरांडा को पता चलता है कि कीस्टोन एक पवित्र अंगूठी से संबंधित है जिसे कॉवेनेंट हेलो कहते हैं। मैड्रिगल पर क्वान को पता चलता है कि उसके पिता के पूर्व सहयोगी कॉवेनेंट और नए यूएनएससी समर्थित गवर्नर विंशर ग्रैथ के डर से उसकी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। सोरेन का जहाज खोज लिया जाता है और लूट लिया जाता है। क्वान मदद के लिए अपनी चाची के पास जाती है और एक रहस्यमय जनजाति के बारे में जानती है जिसके पास उसके सवालों के जवाब हो सकते हैं। सोरेन और क्वान ग्रैथ के सैनिकों से बच निकलते हैं और ग्रह छोड़ने के लिए अंतरिक्ष बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं। एरिडानस 2 पर जॉन, हेल्सी और कोर्टाना। जॉन के पुराने घर की जांच करते हैं और फोररनर कीस्टोन के कई चित्र पाते हैं। कोर्टाना की मदद से अपने घर को फिर से बनाने के बाद जॉन को दूसरे कीस्टोन के स्थान की यादें आती हैं। साथ ही अपने बचपन और अपने माता पिता के जीवित रहते हेल्सी के आने की यादें भी आती हैं। हिसाब किताब। जोनाथन लीबेसमैन, रिचर्ड ई रॉबिन्स और स्टीवन केन। 21 अप्रैल 2022 मैड्रिगल पर सोरेन क्वान को बांध देता है जबकि वो ग्रह से निकलने का रास्ता खोजने जाता है, लेकिन क्वान खुद को छुड़ा लेती है और सोरेन की पिस्तौल और वाहन चुरा लेती है। एरिडानस 2 पर यूएनएससी कीस्टोन को सुरक्षित करने और उसे रीच वापस ले जाने की तैयारी कर रही है। जब यूएनएससी कीस्टोन का परीक्षण कर रही होती है तो उससे ऊर्जा निकलती है जो मैकी और कोवेनेंट को उसके स्थान के बारे में सचेत कर देती है। जैसे ही जॉन अपने अतीत के बारे में सवाल करता रहता है, वो कीस्टोन को छूता है और उसे स्पष्ट यादें आती हैं कि कैसे हेल्सी और ओनी सैनिकों ने बचपन में उसका अपहरण कर लिया था और उसकी जगह उसका एक फ्लैश क्लोन रख दिया था। क्रोध में आकर वो हेल्सी को मारने का प्रयास करता है, इससे पहले कि कोर्टाना उनके मानसिक संपर्क का उपयोग करके उसे निष्क्रिय कर दे। जैसे ही जॉन जागता है और अपने नए ज्ञान पर विचार करता है, एक कवेनेंट युद्धपोत आता है और अचानक हमला कर देता है। सिल्वर टीम के प्रयासों के बावजूद यूएनएससी को भारी नुकसान होता है। काई गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कवेनेंट सफलतापूर्वक एरिडानस 2 कीस्टोन को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। जैसे ही कवेनेंट कोरवेट ग्रह से निकलकर भागता है, माकी को ले जाने वाला एक ड्रॉप पॉड पीछे छूट जाता है। रास खुत्सका पर छापे के बाद जॉन और कोर्टाना को शल्य चिकित्सा द्वारा अलग कर दिया जाता है। 6 महीने बाद सिल्वर टीम को सैंक्चुरी ग्रह के निवासियों को कोवेनेंट से निकालने के मिशन पर भेजा जाता है, जो तब तक प्रतिरोध करते हैं जब तक कि कोवेनेंट ग्रह को नष्ट करना शुरू नहीं कर देते। जॉन द्वारा कॉर्पोरल तालिया पेरेस को एलीट सैनिकों के एक दस्ते से बचाने के बाद सिल्वर टीम बाल बाल ग्रह से बच निकलती है। रीच पर सिल्वर टीम की मुलाकात ओएनआई एजेंट जेम्स एकरसन से होती है, जो स्पार्टन 2 कार्यक्रम की देखरेख में हेल्सी के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। एकरसन जॉन से सैंक्चुरी पर उनके अनुभव के बारे में पूछताछ करते हैं, हेल्सी द्वारा उन पर किए गए पिछले प्रयोगों में रुचि व्यक्त करते हैं और उनके मस्तिष्क में कोर्टाना के प्रत्यारोपण के बचे हुए दुष्प्रभावों के बारे में चिंता जताते हैं। एकरसन द्वारा कवेनेंट की बदलती रणनीतियों के बारे में जॉन की चिंताओं को खारिज करने के बाद जॉन चुपके से परंगोस्की से मिलते हैं, जो कहती हैं कि हेल्सी के घोटालों का दोष अपने ऊपर लेने के बाद उन्हें ओएनआई से निकाल दिया गया था। इस बीच सोरेन एक बंधुआ नौकर में दिलचस्पी लेता है, जो दावा करता है कि उसने हेल्सी को देखा था।
अपनी पत्नी लायरा की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए सोरेन हेल्जी को पकड़ने की उम्मीद में नौकर की सेवाएं खरीद लेता है, लेकिन इसके बजाय वो एक जाल में फंस जाता है और समुद्री डकैती और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। मैड्रिगल के विनाश से बच निकलने के बाद क्वानहा सोरेन के बेटे केसलर से दोस्ती कर लेता है और उसे एक राक्षस की कहानियां सुनाता है। डेब्स पैटरसन अहमदू गरबा 8 फरवरी 2024 रबल पर। क्वान कई गुलाम व्यापारियों के चंगुल से बच निकलता है। लायरा सोरेन के दल को उसे पीछे छोड़ने के लिए फटकार लगाती है और उसे ढूंढने की कसम खाती है। रीच पे कोबाल्ट टीम, एक अन्य स्पार्टन फायर टीम को सिल्वर टीम के स्थान पर एक मिशन पर भेजा जाता है, क्योंकि एकरसन को बाद वाले पर भरोसा नहीं होता है। जॉन काई को बताता है कि उसने माकी को सैंक्चुरी पर देखा था और सिल्वर टीम को और अधिक मेहनत से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करता है। इससे रीच पर दबाव पड़ता है, जो रास खोत्स्का पर लगी चोटों से उबर रहा है। एकरसन जॉन को बताता है कि पेरेज ने सैंक्चुरी पर हुई घटनाओं के बारे में उसकी गवाही की पुष्टि नहीं की। जॉन पेरेज का सामना करता है, जो जीवित बचे होने का अपराध बोध व्यक्त करता है और स्वीकार करता है कि उसने एकरसन को पूरी सच्चाई नहीं बताई। एकरसन, जिसने हेल्जी को एक कृत्रिम कमरे में बंदी बना रखा है, आसन्न खतरे का अनुमान लगाने में मदद के लिए कोर्टाना का उपयोग करता है। कोबाल्ट टीम के मिशन से न लौटने पर जॉन को लगता है कि उन्हें रीच पर स्थित संचार टावर विसेग्राड रिले पर भेजा गया था। कोवेनेंट के ग्रह पर होने की आशंका से आश्वस्त होकर जॉन सिल्वर टीम को इकट्ठा करता है और विसेग्राड की ओर चल पड़ता है। इसी बीच स्वॉर्ड बेस पर आर्बिटर वार गतानाई मेकी के साथ मिलकर यूएनएससी मरीन की एक टुकड़ी को मार गिराता है और फोर रॉनर कीस्टोन नामक विशाल वस्तु को बरामद कर लेता है। विसेग्राड क्रेग जिस्कमरीशा मुखर्जी 15 फरवरी 2024। विसेग्राड रिले पर जॉन के कॉवेनेंट गतिविधि के बार बार कहने के बावजूद सिल्वर टीम को ओएनआई के एजेंटों द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। एडमिरल जैकब कीज सिल्वर टीम को सूचित करते हैं कि उन्हें युद्ध से निलंबित कर दिया गया है और जॉन का मनोरोग मूल्यांकन किया जाएगा। जॉन भाग निकलता है और परंगोस्की से मिलता है, जो उसे ओएनआई के विरुद्ध न जाने की चेतावनी देता है। ये जानकर कि परंगोस्की ने कभी ओएनआई नहीं छोड़ा, जॉन पेरेस को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच क्वान लायरा और केसलर को सोरेन के विद्रोही दल से बचाता है और लायरा को धमकाने पर केसलर को मार देता है, हालांकि केसलर उनसे अलग हो जाता है। एकरसन कीज को कोबाल्ट टीम के शव दिखाता है, जिन्हें रीच पर कोवेनेंट ने मार डाला था। एकरसन और ओएनआई द्वारा मामले को दबाने के लिए क्रोधित कीज रीच को खाली कराने और उसकी रक्षा करने के लिए शीतकालीन आकस्मिकता लागू करता है, ताकि एकरसन की उस योजना का विरोध किया जा सके जिसमें वह ग्रह के विनाश की सूचना जनता को दिए बिना आवश्यक संपत्तियों को दूर ले जाना चाहता था। एकरसन हेल्सी को विदाई देता है, जो बताता है कि उसकी बहन जूलिया स्पार्टन 2 की उम्मीदवार थी, लेकिन संवर्धन प्रक्रिया के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एकरसन हेल्सी को सोरेन के साथ छोड़कर अपने बूढ़े पिता को आत्महत्या करने में मदद करता है, ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके, और फिर एक अंतरिक्ष यान में सवार हो जाता है। जॉन को पेरेज मिलती है, जो बताती है कि उसने वार गतानाई से एक संदेश का अनुवाद किया है, जिसमें कोवेनेंट द्वारा रीच को नष्ट करने के इरादे की घोषणा की गई। सिल्वर टीम को एक ब्रूट चीफ्टेन ने घेर लिया। तभी क्वान और लायरा उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। हालांकि वन्नक का शव बरामद करने के बाद रिज बुरी तरह घायल हो गई। जॉन ने बेहोश होने से पहले कोवेनेंट द्वारा रीच को तबाह होते देखा। बेहोशी की हालत में जॉन को याद आया कि कॉर्टाना ने उसकी जान बचाने के बदले में परंगोस्की के लिए कुछ करने का वादा किया था। मेकी, जो अब पैगंबरों से निराश हो चुका था, कॉर्टाना और वार गतानाई को बागी होकर खुद हेलो की खोज करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है। कॉर्टाना पहले तो मना कर देती है, लेकिन चुपके से वार को जॉन की हेलो की दृष्टि की याद दिला देती है, जिससे वार अपना इरादा बदल लेता है। एलेरिया पर हेल्सी रिज का ऑपरेशन करती है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण रिज वहीं रुककर सामान्य जीवन जीने का फैसला करती है।
सोरेन और लायरा केसलर की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसे यूएनएससी ने पकड़ लिया है। क्वान और जॉन के बीच कुछ शुरुआती मतभेद के बाद वन्नक का अंतिम संस्कार किया जाता है। जॉन हेल्सी की हेलो को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने की विनती को अनसुना करते हुए परंगोस्की और एकरसन का पीछा करने की कसम खाता है। क्वान को अभयारण्य के जादूगर का एक दृश्य दिखाई देता है जो उसे चेतावनी देता है कि राक्षस करीब आ रहा है। ओनिक्स पर काई एकरसन से मिलता है और स्पार्टन 3 की एक इकाई का नेतृत्व करने की तैयारी करता है। ओनेक्स ओटो बाथर्स्ट सारा मैक्कारन 7 मार्च 2024। जॉन, हेल्सी, सोरेन, लायरा और क्वान ओनिक्स पर ओएनआई के गुप्त मुख्यालय के पास उतरते हैं। जॉन ध्यान भटकाने का काम करता है, ओएनआई बलों से लड़ता है और स्वेच्छा से पकड़ा जाता है, फिर परंगोस्की का सामना करने के प्रयास में आगे बढ़ता है। इससे सोरेन और लायरा को ओएनआई प्रशिक्षण केंद्र में केसलर की तलाश करने का मौका मिलता है। क्वान और हेल्सी एक फोररनर गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा के अंत में उनकी मुलाकात मिरांडा कीज के नेतृत्व में विज्ञान कर्मियों से होती है। इस बीच पेरेज, जो अब स्पार्टन 3 कार्यक्रम में प्रशिक्षु है, अपने प्रशिक्षण सिमुलेशन को लेकर काई से बहस करती है। बात कर ले दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में, तो ये हमें 8 जनवरी 2026 को हमें तकरीबन देखने को मिली थी। और बजट की बात कर ले तो इस सीरीज का बजट तकरीबन मैं आपको 50 से 60 मिलियन डॉलर्स के बीच में है। और इसके एपिसोडों की पर लेंथ की बात कर ले तो 30 से लगभग 47 मिनट के बीच में इसकी लेंथ हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बता ही दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।